हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज़ को देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो जनरेटर का ईएमएफ है वो किस पर निर्भर करता है। तो उसके इक्वेशन से अगर देखें तो ईएमएफ का इक्वेशन होता है P5ZN/60A। ठीक है, तो देखिए हमारा पोल पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, समान पथों की संख्या पे निर्भर कर रहा है जेड। ठीक है, और चालकों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है। तो इन सभी पे निर्भर करेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ डैश से प्रेरित ईएमएफ होती है। तो किससे प्रेरित ईएमएफ होती है? तो गतिमान रूप से प्रेरित ईएमएफ होती है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है। तो डीसी द्वारा उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है? तो ऑप्शन अगर देखते हैं तो पहला है गति रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो जो डीसी जनरेटर है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा तो गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है। तो यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी डीसी जनरेटर में अधिकतम ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब डैश, ठीक है, तो क्या होता है? प्रवाह फ्लक्स की परिवर्तन की दर अधिकतम हो। ठीक है, प्रवाह फ्लक्स की परिवर्तन की दर अधिकतम जब होगी, ठीक है, फ्लक्स का जो प्रवाह है वो अधिकतम होगा, तब हमारा जो ईएमएफ है वो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे डीसी जनरेटर की रफ्तार बढ़ती है, प्रेरित वोल्टेज डैश बढ़ती है। ठीक है, रफ्तार जैसे बढ़ेगी डीसी जनरेटर की, उसी तरह से वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिक्स क्वेश्चन। यदि एक वैकल्पिक की गति आधे से कम हो जाती है तो इसके उत्पन्न ईएमएफ डैश होगी। ठीक है, अगर जनरेटर की गति जो है आधे से कम हो जाती है तो इसकी ईएमएफ क्या होगी? तो इसकी ईएमएफ भी आधा हो जाएगा। ठीक है, इसकी ईएमएफ भी आधा हो जाएगा। ठीक है, एक आधा। डीसी जनरेटर में निम्नलिखित में से किस तरह से कनेक्ट होने से अवशिष्ट चुंबकीय की मौजूदगी महत्वपूर्ण नहीं होगी। ठीक है, अगर डीसी जनरेटर को किस तरह से कनेक्ट करेंगे तो जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो किस तरह से हम लोग कनेक्ट करेंगे? तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में क्या होता है? तो हमको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और सारे में आप देख लीजिए तो हम लोगों को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जरूरत पड़ता है, चाहे वो डीसी सीरीज हो, शंट हो या कंपाउंड मोटर, सब में। मोटर नहीं, जनरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 7 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोने की प्लेट, पारा, माइका और फ्लोरेसेंट। तो किसका प्रयोग किया जाता है? माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? माइका का क्यों प्रयोग किया जाता है? तो जो एक चिंगारी है, ठीक है, इंसुलेशन के लिए, ठीक है, उसमें इंसुलेशन के लिए माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश में जनरेटर के डैश में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह से तांबे की दो तारों लपेटी होती है कि तारे शाफ्ट से रोधक स्थिति में रहती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर? हाँ, तो स्लिप रिंग। ठीक है, ब्रश नहीं होगा, स्लिप रिंग से जो है ना कनेक्टेड रहता है, शाफ्ट के थ्रू जो है स्लिप रिंग से कनेक्टेड रहता है, और इसी कारण से जो है हमारा जो वायर है वो उलझता नहीं है। ठीक है, तो स्लिप रिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मदद के साथ एक एसी जनरेटर बिजली की ऊर्जा को
बाहरी भाग में के लिए संचालित करता है। तो जनरेटर से हम लोग एसी जनरेटर से किसके मदद से बाहर में हम लोग सप्लाई लेते हैं, तो हमको मालूम है कि स्लिप रिंग की मदद से बाहर में सप्लाई लिया जाता है, स्लिप रिंग और ब्रश की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रश नहीं है, स्लिप रिंग करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन से नियम द्वारा प्रेरित ईएमएफ की दिशा पहचानी जाती है? तो कौन से नियम के द्वारा प्रेरित ईएमएफ की दिशा पहचानी जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक है, जनरेटर में हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दिशा को मापते हैं, मतलब फाइंड करते हैं डायरेक्शंस की, किस डायरेक्शन में हमारा जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यदि निर्वाहक को दाहिने हाथ में रखा जाता है तो अंगूठा करंट के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है और उंगलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाता है। इसे डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल्स, लेकिन ऑप्शंस में आपको राइट हैंड थंब रूल्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के नियम से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी डीसी जनरेटर का आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह डैश में घूमता है। ठीक है, तो ईएमएफ कब प्रवाह किया जाता है? प्रवाह होता है कहाँ पे घूमता है ये? तो ये चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर घूमता है, तब जाकर के ईएमएफ ये प्रवाह करता है, रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसका सी इज करेक्ट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण डैश होता है। ईएमएफ इक्वेशन क्या है? तो ईएमएफ इक्वेशन है E इक्वल्स टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60A। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिए कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, 220 से 250 वोल्ट के रूप में किया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, डीसी शंट जनरेटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे दर्शाता दर्शाता है? ठीक है, तो अंगूठा क्या दर्शाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार? तो चुंबकीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक के गति की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल डैश के बीच व्यक्त रिलेशन दर्शाता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके बीच रिलेशन दर्शाता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशन और फ्लक्स के बीच में जो है रिलेशन दर्शाता है। ठीक है, तो इसी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर सुचालक में प्रेरित ईएमएफ किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है ये आपको आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध पे निर्भर करता है। ठीक है, इसका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्मेचर कोर क्या प्रदान करता है? तो आर्मेचर कोर आपको रिलक्टेंस पाथ प्रदान करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या करता है? तो रिलक्टेंस पाथ प्रदान करता है आर्मेचर कोर। चुंबकीय फ्लक्स में विमुक्त रिलक्टेंस पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटर में सिरा प्लेट की संख्या कितनी होती है? तो स्टेटर में सिरा प्लेट की संख्या 2 होती है। ठीक है, और आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग जो पूरा वीडियो देखें उसके लिए थैंक यू। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है।